कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हिंदी शिक्षण में हम क्रिया विशेषण के जो अन्य 5 भेद हमारे बचे, क्योंकि कालवाचक क्रिया विशेषण को हमने विस्तारित रूप से इससे पहले की कक्षा में पढ़ लिया था, तो आज हम दूसरा भेद इसका शुरू करते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम इन भेदों के नाम से भी हम इनकी परिभाषाएं बना सकते हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अगर ये है तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्थान के आधार पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा अनुसार देखेंगे कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पीछे पीछे आ रहा है, तुम आगे आगे चलो। तो ये जो शब्द हैं ये स्थान और दिशा का सूचना या सूचक हैं। स्थानवाचक के भी 2 भेद हैं, एक स्थितिवाचक और एक दिशावाचक। तो स्थितिवाचक का अर्थ तो हो गया स्थान, यानी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे ये, और दिशा का अर्थ हो गया चारों ओर, उधर इधर जिधर, सामने ऊपर नीचे आदि। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद चलते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप, तोल, तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है, रमा कुछ मुस्कुराई। तो मात्रा के आधार पर, माप तोल के आधार पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी कुछ भेद किए गए हैं, जिसमें अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक। अधिकतावाचक में अधिकता बताना, न्यूनतावाचक में उसकी कमी बताना, थोड़ा, कम, जरा आदि। पर्याप्तवाचक बस, केवल, बहुत है, काफ़ी आदि। तुलनावाचक में इतना, उतना, कितना आदि। और श्रेणीवाचक में थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, क्रम से, बारी बारी इत्यादि। तो इस तरह के शब्द जिन जिन वाक्यों में, उदाहरणों में प्रयुक्त हो, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 पर हम लेते हैं स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में जिन अव्यय शब्दों में क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम, ये काम तुमने ठीक किया है। सोहन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उसकी स्वीकृति, किसी भी कार्य की स्वीकृति जिस उदाहरण में झलकती हो, वो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में आता है। नंबर 5 पर हम लेते हैं निषेधवाचक। तो निषेधवाचक जैसा कि नाम से ही पता है, ऐसा उदाहरण या ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का अर्थात मनाही की सूचना हो, मना किया जा रहा हो, वो निषेधवाचक में आता है। जैसे जहाँ क्रिया के निषेध का बोध होता है, ऐसे शब्दों में निषेधवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे न, मत, नहीं, बिल्कुल नहीं आदि। और 6 नंबर पर हमारा भेद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया के होने की रीति या विधि अर्थात क्रिया के होने का तरीका, क्रिया के होने का ढंग पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीला विनयपूर्वक बोलती है, मनीष तेज दौड़ता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे, तेज, विनयपूर्वक, ये सब क्या है? क्रिया के होने का तरीका है, क्रिया के होने की रीति है। इन वाक्यों में विनयपूर्वक तथा तेज क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग बता रहे हैं, तो इन वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद हैं। जैसे निश्चयवाचक या निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, कारणात्मक, अकस्मात्मक और प्रकारवाचक। तो अकस्मात्मक का अर्थ होता है अचानक से हो जाना, जिन वाक्यों में अचानकता झलके, सहसा हो जाना, अचानक हो जाना, आश्चर्यचकित बात हो जाना, वो सारे आकस्मिकतात्मक में आते हैं। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के हमने भेद पढ़े। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, स्वीकारवाचक, निषेधवाचक और रीतिवाचक। तो ये क्रिया विशेषण के हमारे भेद हुए। इसके बाद हम जो हमारा वाक्य का जो टॉपिक जो चल रहा है, क्रिया विशेषण का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको क्रिया विशेषण के संबंधित बताएंगे। इसके बाद हम व्याकरण के